हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन गुरुकुल डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन 13 मई के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। और यहाँ पे जो बातें चल रही है वो फिर से डायलूशन ऑफ लेबर लॉज की बातें चल रही है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि डायलूशन ऑफ लेबर लॉज की बात चल रही है, तो क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। और इस बार आप देख सकते हैं कि कोई भी न्यूज़ का साइकिल एक दिन का नहीं होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बना बना कर आपको देते रहेंगे। आप उसको सॉल्व करते रहिए और जब तक ये न्यूज़ साइकिल एंड होगा आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि उस करंट अफेयर्स टॉपिक पे उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो पूछे जा ही नहीं सकते। उस डाइवर्स टॉपिक इतना ज़्यादा हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा लेबर लॉज का एक्ट प्रोवाइड करता है कि पब्लिक इमरजेंसी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके उस कोई भी फैक्ट्री या क्लास ऑफ फैक्ट्रीज को एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकता है। यानी जैसे देखिए अभी क्या हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कौन से एक्ट में ऐसा प्रोविजन है ऑलरेडी, क्या फैक्ट्रीज एक्ट है, ये सारा आप कमेंट कीजिए। तब तक हम लोग छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर न्यूज़ में बात चल रही है कि बॉन्डेड लेबर एक्ट, ये सारे एक्ट को आपको छोड़ के बाकी सारे एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन की भी बात चल रही है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का सेक्शन 5 को एग्जाम्पशन दिया गया है कि सिर्फ ये एप्लीकेबल होगा। तो वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि किसी भी आदमी का आप सैलरी ऐसे ही नहीं डिडक्ट कर लीजिए, उसमें कुछ कुछ स्पेशल एग्जाम्पशन प्रोविजंस हैं, आप उसी के अंदर आप डिडक्ट करिए अगर सैलरी करना भी है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये सारे न्यूज़ तो आप पढ़ेंगे कि हाँ, ये सारे अगर आप रख रहे हैं न्यूज़ तो इसका मतलब ये सारे जो आपके एक्ट्स हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो जो एक्ट अबॉलिश हो गए हैं और जिनके अबॉलिश या फिर अबॉलिश नहीं मतलब टेम्पररी सस्पेंड किए गए हैं और उन पे ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि इसको क्यों टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया, तो वो भी आपके लेबर लॉज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपका जब नोट्स बन जाएगा, जब हम लोग लेबर लॉज कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसे न्यूज़ आते हैं तो आप उनको फटाक से रिवाइज कर लीजिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जहां ये बात हो रही थी क्वेश्चन की, तो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 5 देखिए, यहां भी सेक्शन 5 है, यहां भी सेक्शन 5 है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सेक्शन 5 इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 5 क्या बोलता है वो आप पढ़ लिए, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का सेक्शन 5 क्या बोलता है उसका भी आपका रिवीजन हो गया अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। अब चलते हैं दूसरा न्यूज, फिर से वही न्यूज जो कल हमने क्या स्टाइरिन गैस पे क्वेश्चन बनाया था और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे पॉलिटी में क्वेश्चन बनाया था, और हमने बात की थी एनजीटी ने कैसे कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है। अगर नहीं पता है वो आप कल का वीडियो देख ले, करंट अफेयर्स का 10 मिनट का वीडियो है। आज हम लोग एनजीटी पे क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो इन्वायरमेंट में आ सकता है ये क्वेश्चन, या तो आपका पॉलिटी में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो एनजीटी के बारे में देखते हैं। एनजीटी क्या 2010 के जो एक्ट है नेशनल ग्रीव ट्राइब्यूनल एक्ट उसके अंदर स्टैब्लिश हुआ है, क्या ये सिविल कोड ऑफ प्रोसीड्योर्स है लेड डाउन उसके अंदर ऑपरेट करता है, क्या इसको मैंडेटेड है कि ये 6 महीने के अंदर डिस्पोज कर दे केसेस, और इसका प्रिंसिपल सिटिंग प्लेस क्या न्यू दिल्ली है। कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग कुछ और प्रोविजंस देख लेते हैं एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी किस किस टाइप के केसेस हैंडल करता है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ 3 कीवर्ड्स क्या आ गए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज। साथ ही साथ लीगल राइट्स भी इन्फोर्स करता है और रिलीफ की भी बात करता है। लीगल राइट इन्फोर्स करता है और रिलीफ की बात करता है। जिन लोगों को डैमेज हुआ उनको डैमेज दिलाने के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे डैमेज हुआ है तो बात आ गई एनजीटी की। वैसे ही अगर कोई और न्यूज आता है तो आपको खुद से दिमाग में आ जाना चाहिए ये बात, और फिर से आपको रिवाइज कर लेना है ये नोट्स या फिर एनजीटी जो हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में उसके बारे में। तो न्यू दिल्ली आपका प्रिंसिपल सिटिंग प्लेस है, उसके अलावा 4 प्लेसेस और हैं यहाँ, कलकत्ता और चेन्नई तो आपको याद हो जाएगा, भोपाल और पुणे भी आपको ध्यान देने वाली बात है। और इंडिया थर्ड कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिसमें ऐसा एक डेडिकेटेड ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो भी एनजीटी एक्ट के अंदर काम करती है। अगर पूछ दिया जाए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी किस एक्ट के अंदर काम करती है, एक ऑप्शन आपको दे देगा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एक्ट, तो आप तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, आप कभी नहीं सोचेंगे एनजीटी। तो ऐसे जो टिपिकल फैक्ट्स होते हैं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो ये तो हो गई एनजीटी के बारे में बात। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ये है कि ये
कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर्स के अंदर काम नहीं करता है। इसका प्रिंसिपल लेड आउट है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही आंसर हो गया। साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस इसके यानी ये सिविल केसेस ही लेता है, क्रिमिनल केसेस एडजुडिकेट नहीं करता है। और एक और बात बताई गई है यहाँ पे, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। तो ये तो बात हम लोग डिस्कस करेंगे जब पॉलिटी की एस्पेक्ट आएगी। एनजीटी की बात हो गई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की भी बातें चल रही है, तो क्या इसके बारे में देख लेते हैं कुछ न्यूज। अगर आपने एनवायरमेंट का नोट्स बना रखा है तो इस पे कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इसका ओरिजिन आर्टिकल 48A या फिर 51A जी में है। 51A जैसे ही आपको आए तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो क्या इस प्रोविजन में इसकी बात की गई है। अगर आप जैसे ही ऐसे ऑप्शंस आते हैं, जैसे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमेशा जाके वो आपको नोट्स रिवाइज कर लेना है। आप देख के ही आंसर करें, लेकिन आंसर करें रिवीजन से, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो हाँ जी बिल्कुल, इसका रूट्स उसी में है। और क्या एक्ट प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोसीड्योर फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस। देखिए, हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस, तो हजार्डस सब्सटेंसेस की ही बात थी, इसलिए ये न्यूज में आया है। तो हाँ बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्रोनोलॉजी पर आजकल बहुत ही ज्यादा फोकस हो रहा है, तो क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं कि एक साथ एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का एक्ट कब आया, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने का एक्ट उसके बाद आया, और तीसरे में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो वाटर पोल्यूशन का आपका सबसे पहले आया, एयर पोल्यूशन का आपका सेकंड में आया है। ईयर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, सिंपल है, आपको सर्च करना है ये एक्ट, ईयर तुरंत आ जाएगा आपके दिमाग में। तो ये बातें हो गई। अब साइंस में देखते हैं। साइंस में जैसे भी हमने बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट पे हमारा फोकस रहेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट एक न्यूज चल रहा है कि मेन और मोन मतलब कोरोना वायरस विमेन के जगह मेन के पीछे पड़ा है। तो क्यों पड़ा है, तो मेन में ACE2 एंजाइम्स होते हैं, और ये ACE2 एंजाइम्स आपका एक टाइप से की इनेबलिंग फैक्टर है कोरोना वायरस को इन्फेक्ट करने में। जैसे ही ऐसे आपके न्यूज आते हैं कि मेन को डिस्क्रिमिनेट करता है ये वायरस, आपको और दिमाग में आ जाना चाहिए कि और कौन कौन से डिजीजेस है जो मेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एक आपको मैं बता देता हूं कि कलर ब्लाइंडनेस भी आपका ज्यादा मेन में होता है रादर देन विमेन। तो और आप डिजीजेस कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको जो पता है, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, एक साथ साथ आप होलिस्टिक रिवीजन भी होते रहेगा। तो चलते हैं, अभी क्वेश्चन का क्या बताया हमने, तो देखिए ये हमने ACE2 का एक तो यहां पे फुल फॉर्म भी दे दिया, वो भी फैक्ट आप लिख लीजिए, ACE2 एंजाइम्स। और इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो इंपैक्ट एस्पेक्ट है उस पर क्वेश्चन है। तो इट लाइज इन द आउटर सरफेस ऑफ सेल्स ऑफ लंग्स, हार्ट एंड किडनी। तो हाँ बिल्कुल सही। प्राइमरी फंक्शन है क्या, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो इनहिबिटिंग ड्रग है वो क्योर हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर, तो ये ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। और एंजाइम्स की बात चल रही है, तो एंजाइम्स हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में साइंस में, तो आपका एंजाइम्स का नोट्स है उसको भी रिवाइज कर लीजिए। तो लेक्चर आपका 10 मिनट का होगा, लेकिन आधा घंटा से 45 मिनट आपको लग जाएगा रिवाइज करने में सारी चीज़ें। लेकिन आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएगी, और कोई भी आपका इन टॉपिक से और किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर देगा तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि आप लिमिटेड नहीं है सिर्फ इस न्यूज से, आप इससे स्टैटिक पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन सब रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम इकोनॉमी के तरफ। इकोनॉमी में सबसे बड़ी न्यूज रही कि हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बनाया गया। भारत प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया आपको उस दिन। तो किस चीज से रिलेटेड है, रिबूटिंग इकोनॉमी ड्यू टू कोरोना वायरस इंपैक्ट्स। तो ये हाँ जी, ये दोनों स्कीम्स हैं आपके, बोथ हैं जो कि रिबूटिंग इकोनॉमी के लिए लॉन्च हुए हैं। तो अगर जिन्होंने ये स्कीम नहीं पढ़ा था वो आप जाके रिवाइज कर लीजिए। आत्मनिर्भर में आपको बता दे कि टोटल 15 मेजर्स लिए गए हैं, और इसमें जो 15 मेजर्स है सारे में कीवर्ड्स हैं आपके, जैसे MSME की बात हो गई, EPF एक्ट की बात हो गई, NBFC।
तो आपने जो इकोनॉमी के नोट्स बनाए हैं उसमें से जाके ये जो जो सेक्शंस है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। जरूरी नहीं इकोनॉमी में ही हो, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स एक्ट जो है हमारा उसको आप लेबर लॉज से जाके रिवाइज कर लीजिए। इससे आपका होलिस्टिक ही आपका इकोनॉमी कवर होगा। सिर्फ न्यूज़ पढ़ने से क्वेश्चंस नहीं आते यूपीएससी में, इससे इवॉल्व होके क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे ईपीएफ एक्ट है तो ईपीएफ एक्ट में क्या बताया गया कि 12% से 10% हो जाएगा। जो न्यूज़ है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये आपका साइकिल बना रहेगा। ये बड़ा न्यूज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा मेजर्स है। अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो एक एक करके डीप में आपको हर न्यूज़ का पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका होलिस्टिक, आपको जनरलिस्टिक पता होना चाहिए सारी बातें। जैसे ईपीएफ एक्ट की बात चली है, 10% पहले से ही किस किन फैक्ट्रीज को एग्जाम्पशन था, तो आप बताइए। तो झूठ तो हाँ बिल्कुल, बीड़ी को भी, क्वार फैक्ट्री को भी, ब्रिक को भी, क्वार को, इन सारों को 12 के जगह 10% ही जमा करना होता था। साथ ही साथ जिस एस्टेब्लिशमेंट में 20 से कम मेंबर्स हैं या फिर जो सिक डिक्लेयर्ड हो गई है, ये जिसका बीआईएफआर में है, जिस कंपनी को बेचा जा रहा है एक टाइप से बोल सकते हैं, उन सारों को 12 की जगह पे 10% ही जमा करना होता है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आता है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो रिपोर्ट पे एक क्वेश्चन हमारा है, जो न्यूज़ में रहा रिपोर्ट वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो इसको रिलीज कौन करता है? क्या डब्ल्यूएचओ इसको रिलीज करता है? क्या इसका विजन है? जैसे ही हमने बताया आपको, अगर इसके बारे में पढ़ना है तो हमेशा अबाउट अस सेक्शन में जाइए। हमने ये कल भी बताया था, उससे ज़्यादा न्यूज़ आपका डीप में नहीं पूछेगा यूपीएससी। अगर पूछेगा तो हम लोग उसका डिस्कस करेंगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपके सिलेबस में ही है, इसमें तो डीप में आएगा ही क्वेश्चन। और इसका मिशन क्या है, और जो इंडिया क्या वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन है जो कि अपने सारे टारगेट मिस करने वाला है, 4 न्यूट्रिशनल टारगेट्स। तो आप 4 न्यूट्रिशनल टारगेट्स भी हम लोग देख लेते हैं। वो टारगेट्स क्या क्या हैं? स्टंटिंग अमंग 5 ईयर चिल्ड्रन, एनीमिया अमंग प्रेग्नेंट वुमेन्स, और चिल्ड्रन ओवरवेट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ये 4 टारगेट्स हैं। और हाँ जी, इंडिया ये चारों टारगेट्स मिस करने वाला है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मिशन भी सही है, विजन भी सही है, लेकिन इसको रिलीज करता है डब्ल्यूएचओ नहीं, बल्कि डब्ल्यूएचओ एक पार्टनर है। तो इसको कौन रिलीज करता है ये हम लोग देख लेते हैं। रिलीज्ड बाय ए मल्टी स्टेक होल्डर, मतलब इसको एक आदमी मिलकर नहीं रिलीज करते हैं। स्टेक होल्डर ग्रुप, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप और रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट, ये तीनों मिलके इस रिपोर्ट को रिलीज करते हैं। मिशन विजन तो हमने देख लिया। एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है। तो न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट जो है 2013 में, उसमें इस रिपोर्ट की बात की गई है। तो ये आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, और ये जो समिट है इसको भी एक अलग से स्टार मार्क करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि समिट, कन्वेंशंस, ये सारे भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रह चुके हैं यूपीएससी के। तो जानने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का एक्स्ट्रा बोनस राउंड। तो यूपीएससी से रिलेटेड जम्मू एंड कश्मीर में 4G नेट रिस्टोर करने की बात चल रही है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अनुराधा बसीन केस में आपको बताया गया है कि जो इंटरनेट है या फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आपका फंडामेंटल राइट बताया गया है। तो आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(g) के अंदर इसको बोला गया है। तो आप पॉलिटिक के बुक या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका अगर ऐप है तो उसको खोल के ये 2 आर्टिकल तो पढ़ ही ले। साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आर्टिकल 19 की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट अगर नहीं है तो उसमें लिमिटेशंस क्या हैं, तो लिमिटेशंस की इन दोनों आर्टिकल में बात हुई है, तो उसको भी आप रिवाइज कर लें। अब बात आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो डेप्थ है, गवर्नमेंट डेप्थ या पब्लिक डेप्थ की बात चल रही है। तो पब्लिक डेप्थ आपका 2 टॉपिक में आ जाता है, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ जाता है, साथ ही साथ इकोनॉमी में भी बात चलती है उसकी। तो वो दोनों आपको रिवाइज करना है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आर्टिकल 292 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के लोन्स ले सकती है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इंटरनल सोर्सेज से बोरोइंग कर सकती है। तो ये तो आपके यूपीएससी में भी आने वाली क्वेश्चन हो सकती है। अब छोटे से जो पीसीएस फोकस्ड जो बोनस राउंड है उसमें कृषक कल्याण फी ये 2%, और राजस्थान गवर्नमेंट, आप पढ़ लीजिए बाकी बातें, यही इंपॉर्टेंट है।
भरोसा, तो भरोसा आपका उड़ीसा स्टेट में स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, क्या हमारा कैरियर होगा, तो उनके लिए उड़ीसा ने ये लॉन्च किया है। और ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक यूएस ने असिस्टेंस दिया है, यूएस के डिजीज कंट्रोल डिवीजन ने आपको असिस्टेंस दिया है 3.6 मिलियन का। ये भी ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, आपको अमाउंट ही पूछ देगा कि कितना अमाउंट दिया है, तो वो आप ध्यान दे दीजिए। जल जीवन मिशन किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का एंड हरियाणा का, और इसमें ट्विन ऑब्जेक्टिव है। ट्विन ऑब्जेक्टिव बोले तो आपका टैप कनेक्शन, नल तो देंगे ही, साथ ही साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। तो जाने से पहले एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आप कमेंट कीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप इसको लाइक और फीडबैक दे दें, क्योंकि ये बहुत ही न्यू सीरीज है। अगर अच्छा इसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कहीं से, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कर दें, ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, ताकि आपको भी कुछ एक्स्ट्रा सर्च करना पड़े। कुछ मेहनत करेंगे तभी तो कुछ फल मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से कल डेली 10 to 15 मिनट करंट अफेयर सीरीज में।